बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अख्तर सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं और ये जो हादसात की लकीरें देखते हैं ना, उसके भी ये मास्टर हैं। दोनों से जनाब इनसे इशू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर सिद्दीकी साहब आपके वक्त देने का। आज अख्तर सिद्दीकी साहब को हमने दावत दी है, सिर्फ उनसे हम ये पूछेंगे कि बतौर सहाफ़ी भी हमें वो ये बता दें कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम हुई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या बदला बदला वो देख रहे हैं, और क्या जो अदलिया की आज़ादी है उस पे ऊपर कोई हर्फ आया है, या जो जजेस इस्तीफ़ा देकर गए हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। तो सिद्दीकी साहब, 27वीं तरमीम आपने देख ली, कवर भी हो गया, सारा कुछ हो गया। मैंने उसको पार्लियामेंट में कवर किया, हमने वो नशेब व फराज भी देखे और वो जिस तरह मंजूर कराई गई वो भी देखे, और इसमें पीटीआई का कमाल भी देखा कि सेनेट में उन्होंने पीटीआई और मौलाना फजल रहमान ने जो कमाल मेहरबानी की, वो मनाजर भी हमने देखे। अब आप सुप्रीम कोर्ट में क्या देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया सर। ये एक तो पहली बात तो ये है कि जो इख्तियारात का तवाज़ुन है, जो आइन ने मुख्तलिफ इदारों को इख्तियारात तफ़वीज़ किए हैं, अगर हम उसकी तरफ देखें तो पार्लियामेंट को आइन साज़ी और कानून साज़ी का इख्तियार हासिल है, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करें आज़ादी की, अदलिया की आज़ादी की बात करें, तो आइन उन्हें भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो कोई ऐसी आइन साज़ी या कानून साज़ी सही। जो नज़रिया पाकिस्तान के मुनाफ़ी हो, जो मुल्क के आइन के मुनाफ़ी हो, जो इस्लाम के मुनाफ़ी जी, हो, बिल्कुल सही। उसको जो है वो नल एंड वाइट करार दे सकती है, कलअदम करार दे सकती है। ठीक है। तो ये 2 अलग-अलग पिलर हैं। उसका कानून साज़ी और आइन साज़ी का काम है, और इसका काम उस सारी की गई आइन साज़ी और कानून साज़ी का बतौर वॉच डॉग जायज़ा लेना है कि आया ये सही हुई है या गलत हुई है। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर हम माज़ी की तरफ जाएँ, तो हमें हर अदवार में आइन में तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, ऐसा ही है। और आमरों ने भी की, और फिर उनको जो है वो असेंबली से तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया। जी। ये सारी सूरत-ए-हाल अपनी जगह, और ये एक लंबी एक डिटेल है, अगर हम उसमें जाएँ कि ये अदलिया कैसे जो है वो इंटरफेयर करती रही इंतज़ामी मामलात में, और हुकूमत और उसके जो मतलब है कि पार्लियामेंट है, वो किस हद तक इसमें जो है वो भी दखील रही है। ये एक बड़ा लंबा-चौड़ा सब्जेक्ट बन लेकिन जाएगा। कभी हमने और देखा नहीं है अख्तर सिद्दीकी साहब के पार्लियामेंट ने आला अदलिया या सुप्रीम कोर्ट के काम में मुदाखलत की हो, लेकिन ये हमने लाजमी देखा है कि जो कानून या आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने पास की, जिसका वो इख्तियार रखती है, उसमें अदलिया ने उसको न सिर्फ छेड़ा है, बल्कि उसको वो उसकी समाअत भी करते रहे। माजी आप गवाह है कि बहुत सी तरमीम तो उन्होंने उड़ा भी दी। ये अपनी जगह बात 90% दुरुस्त भी है, लेकिन 10% ये भी है कि बाज़ ऐसी तरामीम भी आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया या देने जा रही थी, जब हुकूमत को फ़ील हुआ कि ये फैसला उनके अगेंस्ट जा सकता है सही। या इस आर्टिकल के तहत उन्हें नुकसान हो सकता है, तो फिर उसमें तरमीम भी कर दी गई, सही। और फिर यहाँ तक कि अदलिया को ये कहकर उससे अलग भी कर दिया गया कि वो उसको उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पे वो फैसला नहीं दे सकती। हालाँकि जो आइन और कानून है, ठीक है, वो आइन साज़ी, कानून साज़ी पार्लियामेंट का हक है, उसको इख्तियार है, वो कर सकती है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तो ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है, तो फिर हर तरह की आइन साज़ी और कानून साज़ी जायज़ है। अब आते हैं 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। दुनिया भर में आइनी अदालत एक अलग फ़ोरम होता है, सही। बाकी अदलिया एक अलहदा फ़ोरम होता है, और ये ठीक है, ये सारी बात अपनी जगह दुरुस्त है। पाकिस्तान में भी इस बात की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि अक्सर औक़ात हमने भी देखा है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान कि आम केसेस जो है वो भी आइन के ज़ुमरे में ले लिए जाते थे, और बाज़ आइन केसेस, आइनी जो मामलात होते थे, वो एक आम अदलिया, एक आम जजेस जो हैं वो उसको डील करके उसको
आईनी बना लेते थे। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सा मरगोबा जरूर बना रहा है, मगर असल चीज ये नहीं है कि 27वीं यानी तरमीम क्यों हुई। ये हो सकती है उस जब चाहे 28वीं भी आ सकती जी है, ज़ाहिर है पार्लियामेंट का इख्तियार है, उससे आप रोक तो नहीं सकते ना जी, लेकिन पूरी दुनिया में एक जो कस्टम है, पूरी दुनिया में एक रिवाज है, एक तरीकाकार ये है कि आप जब भी कोई तरमीम करते हैं तो उसको अवाम के लिए पेश करते हैं। अब बरतानिया में तरमीम हुई है, इसी तरह की बहुत सारी तरमीम हुई हैं, लेकिन उन्होंने डिबेट के लिए मामला अवाम में रखा है, लोगों तक भेजा है, फिर उसको मुख्तलिफ यानी 50,000 60,000 ऐसे उन्होंने माहिरीन के सामने भी रखा। मालिक है जी, और आप यहाँ पे नहीं, तो मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात ठीक आप है। जब कोई तरमीम करते हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमेशा जल्दबाजी होती है ना जी। जल्दबाजी का अंसर असल में यहाँ मसला पहले नजरिया जरूरत होता था, अब नजरिया तरमीम है। जी जी, वो ठीक है आपकी बात, आप तरमीम कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसा शायबा या ऐसा शक नहीं जाना चाहिए कि ये जो तरमीम की जा रही हैं जल्दबाजी में की जा रही हैं या इनके पीछे कुछ मकासद हैं। हाँ। ये इस तरीके से ही होनी चाहिए, पार्लियामेंट में उसकी अच्छी खासी उस पर बहस होनी चाहिए, जैसी कमेटियों में भी बहस होनी चाहिए, ठीक है। और अपोजिशन को भी खुल के बात करने की इजाजत होनी चाहिए। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे राय जो है अच्छी मिल जाती है, और इस्लाम भी यही कहता है कि तुशावरहुम, मशवरा कर लिया करे, मुशावरत कर लिया करे। मुशावरत करने में थोड़ा सा इन्होंने जल्दबाजी कर अच्छा ली। ये बताएं कि अभी आप क्या मंजर क्या देखते हैं, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन हमें कभी से मिली कि शायद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी इस तरमीम से खुश नहीं है। क्या वाकई आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, वो पहले थोड़ा सा मसला था कि अच्छा। जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उनके भी ऊपर रखा जा रहा था, ठीक है। और वो उसकी मातहती में जब सुप्रीम कोर्ट आ रही थी, तो लाजमी बात है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिसने अपनी सारी किश्तियां जला दी हों। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनका एक फैसला जुल्फकार भुट्टो केस में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने इस बात का एक लिहाज से उसमें इजहार कर रखा है कि अदलिया जो है वो अदलिया पर इस तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और फिर आज वो खुद उसके जो है वो विक्टिम बन गए, और उन्हीं के सामने ये सारा कुछ हो गया। और फिर वो मतलब ये है कि कहा यह जाता है कि वो सिर्फ अपने मकसद तक ही रह गए। तो ये सारा कुछ जब होने लगा तो उनके लिए परेशानी का बायस था, उसी वजह से फिर बाद में उन्होंने तरमीम की, फिर उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए राब्ता किया। ये कमाल है, आप क्या करने जा रहे हैं? तो इसी वजह से फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। हाँ, इनको फिर ऊपर रख के फिर अमीनुद्दीन खान को नीचे लाया गया। जैसे आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी जो तंजीम नौ की गई है, उसमें भी नंबर 2 पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रखा गया है। तो मतलब ये है कि ये जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, मैं ये कहता हूँ कि आइन और कानून का मकसद यही है कि आप जिद्दत लाएं, आने वाले दौर को रहनुमाई फरमाएं। ये जो आज आपने खबर भी दी और फैसला भी आया, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जुडिशल कमीशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, आज उसमें तब्दीली की है, नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ये 27वीं तरमीम की रोशनी में जारी किए हैं या 2 जजेस जो थे अतर बिन अल्लाह और मंसूर अली शाह, उनके जाने की वजह से जारी किए हैं? ये एक तो सबब 27वीं यानी तरमीम भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी सीनियरिटी में बहुत फ़र्क आ गया है, चूँकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब ऊपर आ गए हैं, और ये सीनियरिटी के लिहाज से वो मंसूर अली शाह से नीचे थे, और मंसूर अली शाह को सीनियर तरीन जज जो है वो माना जाता था, और वो चूँकि चले गए, वो तकरीबन सारी कमेटियों में उसमें मेंबर के तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी थे, और जजेस जो कमीशन है जो जजों की तकर्री करता है, नेशनल जुडिशल कमीशन, वो उसके भी मेंबर थे। फिर बाकी जितनी कमेटियां थी, आपको पता है मुकदमात लगाने वाली, उनकी भी कमेटी के मेंबर थे। तो ये सारी चीजें तो हर जगह जो कि वो मौजूद थे, इसलिए जाहिर बात है अब उसमें तब्दीली तो नागुज़ीर थी, नए लोगों को शामिल करना था। तो ये मैंडेट तो चीफ जस्टिस के पास है कि वो कमेटी जहाँ भी नामुकम्मल हो, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो सरबराह भी हैं, और नेशनल जुडिशल कमीशन के भी वो सरबराह है। जब कोई मेंबर चला जाता है तो लाजमी बात है कि उसकी खाली जगह को फिल करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। इसी वजह से उन्होंने मुशावरत की है पहले, ऐसे नहीं, उन्होंने फिर भी जो है वो मुशावरत करके ही दीगर मेंबरान को जो है वो शामिल किया है, और ये जरूरी था, वरना तो ये नामुकम्मल रह जाते। और कल चूंकि वो अगर इजलास भी होता है, अब जो है वो मंसूर अली शाह तो बैठ नहीं सकते थे, तो उसकी जगह कौन बैठते?
تو صحیح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھا ضروری ہو گئی صدیقی تھی۔ صاحب آپ دست شناس بھی ہیں پامسٹ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ حکومت کے لیے یا عدلیہ کے لیے کس کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ اور فائدہ مند جو آپ کو نظر آتی ہے یا آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں امپیکٹ اس کا کیا دیکھتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں میرے حساب سے جو میں دیکھ رہا تھا اس کا فگرز آ رہا تھا ہاں 48۔ ٹھیک ہے 48 جب کوئی فگر آتا ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ مجھے کوئی بہتر نظر نہیں آ رہے، اچھا لیکن یہ ہے کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے کیسز کا بیک لاگ تو ضرور ختم ہوگا، لیکن جو اندرون خانہ کچھ چیزیں ایسی بڑھیں گی آگے، وہ آگے جا کے مسائل پیدا کریں گی، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں ٹھیک کہ ہے جن کو ابھی بھی ان کا تدارک نہیں کیا گیا۔ ایک تو انتظامی طور پہ یہ بڑا مسئلہ ہے اوکے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بیٹھی ہے اور وہاں پہ جو ہے اب آئینی بھی آ عدالت گئی بھی ہے آ گئی، عوام کے لیے بھی کنفیوژن ہے جی کہ جی کون سا بینچ کہاں ہے، کس طرح ہے۔ پھر یہ کنفیوژن بھی ہے کہ 199 کے تحت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں جوڈیشل اپنا یا اس وفاقی آئینی عدالت میں جائیں یا ٹھیک سپریم کورٹ جائیں، حالانکہ ساری چیزیں کلیئر بھی ہیں، ہاں لیکن عام بندے کے لیے ابھی بہت سارے وکلا بھی ایسے ہیں جنہیں ابھی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا، آئینی عدالت کے ابھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز، قواعد و ضوابط بھی نہیں بنائے گئے کہ کن پیرامیٹرز کے تحت یہ کام کرے گی، اندرون خانہ ان کا کیا سیٹ اپ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ مقدمات لگانے کے لیے تو کمیٹی چلو بن گئی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسز کی ٹھیک ہے سماعت بھی ہو رہی ہے، مگر اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، وہ کمرہ نمبر 1 میں بیٹھا ہے، اور ایک بااثر یا با اختیار وفاقی آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ دوسرے فلور پر بینچ 2 میں بیٹھا ہے، صحیح جو نسبتاً اس سے کئی گنا چھوٹا کمرہ ہے۔ تو بہت سارے انتظامی بھی بڑے معاملات ہیں، وفاقی شرعی عدالت نے وہاں پہ عدالت نہیں لگانے دی، اور ان کو پھر ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں، انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ ایک اس میں کچھ افواہیں بھی پھیلی کہ یہ اس عدالت کو لے جایا جا رہا ہے یہاں سے، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تبدیلی کہیں نہیں ہو رہی، عدالت یہیں رہے گی، اب صرف سیٹ اپ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نئے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، نیا سٹاف آئے گا، ایک لمبی چوڑی پھر خزانے پہ بوجھ آئے گا۔ اصل میں اب سینئر قانون دانوں کی رائے یہ تھی کہ اس کو سپریم کورٹ میں ہی کہیں کھپا دیا جاتا، اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایک تو وہاں پہلے سے ملازمین موجود ہیں، دوسرا پورا ریکارڈ بھی وہاں موجود ہے، تو وہ بآسانی ملازمین بھی وہی استعمال ہو جاتے جو ججز کے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے، دوسرا وہ جتنا بھی ریکارڈ پڑا تھا وہ بھی آسانی سے ادھر ادھر آ جا سکتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جائیں گے، نیا عملہ آئے گا، پھر ان کے انداز سے اس کی ساری چیزوں کا ایک پریکٹس نہ ہونا، پھر ان کی سمجھ بوجھ کا معاملہ، یہ تو پرانے لوگ تھے، ان کو پتہ ہے کہ کون سا کیس کب پیش کرنا ہے، کیسے پیش کرنا ہے، اس کی فائل کہاں ہوگی، کس شکل میں ہوگی، اس کے نوٹس کہاں ہوں گے، اس کی جو آئینی اور قانونی بکس ہیں وہ ہم جب نظائر پیش کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ہم لیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ابھی اس کو ابھی آپ کو سیٹل کرنے میں کم از کم 6 ماہ تک جو ہے وہ لگ جائیں اچھا گے۔ آخری جو میرا سوال ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو کہ آپ ریگولر جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کور کرتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب ظاہر ترمیم ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے جو از خود نوٹس سے متعلق جو اختیار ہے 184(3) اس کو انہوں نے آئین سے جو ہے وہ ختم کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کیا اب یہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا یہ آئینی عدالت کے پاس چلا گیا ہے؟ دیکھو ایک تو 199 والا معاملہ ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس پہلے ہی تھا، صحیح اب اسی کے تحت جو بھی پٹیشن آئے گی، جو ریٹ جورسڈکشن کے تحت جو وہ فیصلہ دیں گے اس کو یہ وفاقی آئینی عدالت دیکھ لے گی۔ ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہے کہ چونکہ 184(3) دراصل از خود بنیادی نوٹس والا انسانی حقوق کا معاملہ جی تھا، جی آج بالکل خود نوٹس تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے اس کا اچھا بھی اس کا اثر ہوا اور برا بھی اثر ہوا۔ افتخار چودھری نے بہت لوگوں بہت کو زیادہ ریلیف بھی دیا مگر اس کے رگڑا بھی دیا، نقصانات بھی ہوئے، ہاں ٹھیک ہے۔ صحیح ایک ملازم کو، سرکاری ملازم کی رسپیکٹ ختم ہو گئی تھی، بڑے بڑے اور افسران کی وزیر اعظم رسپیکٹ، ایک فارغ ہو گئے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ اس حد تک، یہ اصل میں اس کی 2 ہی نقطے تھے کہ ایک تو بنیادی اہمیت کا معاملہ ہو، ہاں اور پھر
यानी दिलचस्पी इंटरेस्ट के हवाले से भी हो, ये बुनियादी हकूक़ के हवाले से, और ये दोनों चीज़ें जब तक ना हो आप एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि माज़ी में हमने इसको बड़ा जो है खुलेआम इस्तेमाल किया, यहाँ तक इफ्तिखार चौधरी के दौर में तो कोई नाम ही नहीं होता था, बेनामी दरखास्तों पर, बेनामी लेटर्स पर जो है वो आज खुद नोटिस भी हुए और बड़े-बड़े लोगों को जो है उनकी मुलाज़मतों से भी खारिज किया गया, उनको फारिग किया गया। ये और बात है कि वो चूँकि सियासी लेवल का बंदा था, उसने अपने लेवल से उसको इस्तेमाल किया और वो सियासत में भी नाकाम रहा और वहाँ भी नाकाम रहा। असल चीज़ ये थी कि इसको ख़त्म ना करते, जी, जी। इसका थोड़ा-सा तय्युन कर देते कि भई इस हद तक की दरख़्वास्तें आप इसको अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट बताएँ सुन कि क्या सकती ये है। आईनी अदालत इस हवाले से आप कोई एक्शन ले सकती है अब? या वो भी नहीं ले नहीं, सकती? उन्होंने तो कहा हुआ है कि अब खुद नोटिस भी लेंगे तो हम अच्छा, ले सकते हैं, यानी और आईनी अदालत पिछले ले सकती ले है? सकती है, अच्छा, ले और सकती है, उस पे पाबंदी वो नहीं? पाबंदी नहीं है। असल अच्छा, में अच्छा, वो अच्छा, ठीक है। आईनी अदालत है ना, हाँ, हाँ, जहाँ-जहाँ वो ज़रूरत महसूस करेगी, ठीक है। वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो हाँ, मुहतात हैं। ठीक वो है। ये समझ रहे हैं कि इन चीज़ों को चूँकि माज़ी में इसका गलत इस्तेमाल हुआ, हुँ। असल प्रॉब्लम अवाम का है। जी, 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 आप जी। चाहे अदलिया जितनी बना लें, आप जितने वो जज बिठा लें, अगर बैकलॉग ख़त्म नहीं होता, लोगों को उनकी दहलीज़ पर जो है इंसाफ नहीं इंसाफ मिलता। नहीं मिलता, हुँ, तो फिर तो बात गलत होगी। जैसे अब कल उन्होंने आईनी अदालत ने केस उठाया हुँ, और आप देखें 8 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट उसे समाअत के लिए लगा ही नहीं रही थी। ठीक है। तो इन्होंने उठाया, उसी वक़्त फैसला हो गया। जी, जी, तो अगर इसी तरह जेल पिटीशंस जो बेइंतहा तादाद में पड़ी हैं, सही। जिनमें कई लोग सज़ा मुकम्मल कर चुके, कई फौत हो गए, हाँ जी, कई के केसेस जो हैं ज़मानत की वजह से फँसे हुए, इनको ठीक हल है। किया जा सकता था। बहुत शुक्रिया अख्तर सिद्दीकी साहब आपके वक़्त देने का। बहुत ही मालूमाती आपने जो है वो ये वीलॉग में अपनी मालूमात जो है वो बयान की हैं और ये हक़ाइक़ भी सामने रख दिए कि इसके क्या नुकसानात हैं आईनी तरमीम के 27वें तरमीम के और क्या इसके जो है वो फ़ायदे हो सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।